नमस्कार, आप जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। साल की शुरुआत में ही जिस एक वारदात ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी और जिस क्राइम के जरिए अपराधियों ने राजधानी पटना की पुलिस को खुली चुनौती दे डाली, उसकी तहकीकात जारी है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद एसआईटी और एसटीएफ के जरिए हत्या की गुत्थी को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जिसकी तलाश हर वो शख्स कर रहा है जिसने 12 जनवरी की शाम हुई इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के खौफनाक वारदात के बारे में सुना हुआ है। तारीख 12 जनवरी 2021। वक्त शाम करीब 7 बजे। जगह कुसुम विला अपार्टमेंट, पटना। साल 2021 के पहले पखवाड़े में ही अपराध की दुनिया में बिहार की राजधानी पटना की चर्चा जोरों पर रही और जिस वारदात को लेकर पटना को अपराधियों का पनाहगार कहा जाने लगा, उसकी खौफनाक हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पटना के पुनाई चक स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट में आज सन्नाटा पसरा है। वहां 12 जनवरी की शाम से पहले तक सब कुछ ठीक था और जिस फ्लैट नंबर 303 में रहने वाले रुपेश की हत्या कर दी गई, वो परिवार भी काफी हंसी खुशी जीवन जी रहा था और 2 दिन पहले ही गोवा से छुट्टियां बिताकर लौटा था। फिर आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें इस परिवार की खुशियां नागवार गुजरी? आखिर क्या हुआ होगा उस शाम जब इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह अपने ऑफिस से निकलकर घर तक पहुंचे होंगे? ये वही पटना एयरपोर्ट है जहां पर स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह नौकरी किया करते थे। इंडिगो की फ्लाइट में वो मैनेजर थे और सबसे बड़ी बात है कि रोजाना 10 बजे इसी एयरपोर्ट पर आते थे और अपना काम किया करते थे और फिर शाम के 6 बजे यहां से वो अपने घर यानी पुनाई चक के लिए रवाना होते थे। 12 तारीख को भी वो ठीक नियत समय से यानी 6 बजे शाम में यहाँ से पार्किंग जो एरिया है एयरपोर्ट का, वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, पुनाई चक के लिए अपने घर जाते हैं। और जैसा कि रोज़ाना होता था कि बच्चे इंतज़ार करते थे, उनकी पत्नी इंतज़ार करती थी कि हाँ अब समय हो गया है, वो पहुँचने वाले हैं। लेकिन उस दिन थोड़ा उन्हें लेट हो गया था और देर होने का कारण था कि कोरोना वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था और तमाम जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो यहां पर रिसीव करने पहुंचे थे। और उस दिन भी रुपेश की सभी से मुलाकात हुई थी, जो भी अधिकारी हैं, जो भी पटना में पत्रकार हैं या नेता विधायक मंत्री, सबसे उनकी मुलाकात हुई थी। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि बस कुछ घंटे बाद जो रुपेश कुमार सिंह जिनसे मुलाकात हो रही है, जो सबसे हंस के बात कर रहे हैं, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सर आप यहाँ पर? यहाँ मैं रेगुलर पैसेंजर हूँ और यहाँ आते जाते रहता हूँ और रुपेश काफ़ी हाईली नेटवर्क थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई पटना का मिडिल या अपर मिडिल क्लास होगा जिससे रुपेश व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते होंगे जी। और उसके बाद भी ऐसी हत्या होना, मिडिल और अपर मिडिल क्लास के बीच में एक दहशत का माहौल है उनकी हत्या के तुरंत बाद पूरे पटना में। और ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ ब्रेन ड्रेन भी हो सकता है। जो कुछ साल पहले ब्रेन ड्रेन हुआ था, पटना से सारे लोग बॉम्बे और दिल्ली शिफ्ट किए थे मिडिल क्लास, वो दोबारा हो सकता है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मर्डर केस को खुद मुख्यमंत्री भी अपने अंदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बेसिक बात ये समझनी होगी कि वर्तमान बिहार प्रशासन ने स्पीडी ट्रायल को खत्म कर दिया है। वो वापस होगा स्पीडी ट्रायल
अपराधियों का मनोबल गिरेगा। जी हाँ। जब ये हम जानना चाहेंगे, आप पैसेंजर के रूप में हमेशा इस एयरपोर्ट पर आते रहे हैं, इंडिगो के स्टेशन हेड थे वो, और सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी से भी बात की, चाहे उनके गांव के उनके परिजन हो या उनके पड़ोसी हो या फिर इस एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स ही हों या बड़े बड़े मंत्री हों, सभी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ही अच्छे थे, काफ़ी मिलनसार, हंसमुख, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत मदद किया करते थे। कुछ आप साझा कीजिए कि कुछ यादें बेसिक आप। जो बात क्या है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरह यहाँ के स्टेशन मैनेजर या जो हेड हैं वो काम करते हैं, और वो ऐसे बैकग्राउंड से थे कि जहाँ हर एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व करना, स्टेशन पे दिक्कत को सॉल्व करना, और फिर उनको व्यक्तिगत रूप से एक जो पर्सनल टच कहते हैं, यहाँ पे और भी एयरलाइंस है लेकिन रुपेश ही क्यों, क्योंकि इन्होंने हर एक रिलेशन को एक पर्सनल टच दिया था। वो पत्रकार हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो पॉलिटिशियंस हो, वो मुख्यमंत्री हों, तो ये एक विलक्षण प्रतिभा थी उस इंसान के अंदर। हमने जो भी एविएशन यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, उन तमाम कंपनियों के कर्मचारियों से बात की है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल मजबूरी है जिस वजह से जो कर्मचारी हैं विभिन्न एयरलाइंस की, वो कैमरे पर आने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं रुपेश सिंह की, जिनके ज़हन में रुपेश कुमार सिंह है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार थे, हेल्प करने वाले थे किसी का भी। यहाँ का कोई आम कर्मचारी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, सब रुपेश कुमार सिंह की कमी को महसूस कर रहे हैं। आगे भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। कि रोजाना 10 से 11 बजे रुपेश सिंह की गाड़ी इसी पार्किंग एरिया में आकर कहीं पार्क होती थी, और फिर यहाँ से वो अपने कार्यालय जाते थे, और फिर जो भी रोज़मर्रा का काम उनका होता था, जो भी कार्य होता था, वो किया करते थे। फिर 6 बजे जब उनकी ड्यूटी ऑफ होती थी, वो यहाँ पर आते थे और फिर यहाँ से गाड़ी लेकर पुनाई चक के लिए रवाना होते थे। यहाँ से बता दें आपको, पटना एयरपोर्ट से उनके घर की दूरी महज 3 से 3.5 किलोमीटर की है, और सबसे पॉश इलाका माना जाता है पटना का ये एरिया। और उस जगह पर अपराधियों ने अगर उन्हें एक के बाद एक करके 6 गोलियां मारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर ज़रूर सवाल उठेंगे, और सवाल ये उठेंगे कि आखिर पुलिस में जो अपराधी हैं, आखिर उनमें पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहीं से रोज़ाना निकलते थे। और कभी रुपेश कुमार सिंह ने ये सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो निकलेंगे और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पटना एयरपोर्ट के बाद हमने उनके घर, यानी जहां रुपेश पिछले 6 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, और फिर 12 जनवरी की शाम जिस अपार्टमेंट के नीचे उन पर हमला हुआ, वहां तक का सफर किया, और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसा रहा होगा रुपेश सिंह का वर्क स्टेशन से घर तक का वो सफर, जिसे अपराधियों ने आखिरी सफर में तब्दील कर दिया। कौन कौन से रास्ते और सीसीटीवी कैमरे से होकर उनकी गाड़ी गुजरी होगी, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो ये पटना एयरपोर्ट का एग्जिट पॉइंट है, और ये जो एरिया है, यहाँ से जो भी एयरपोर्ट के जो अधिकारी कर्मचारी इस बे से निकलते हैं, और यहाँ से जो भी वीआईपी गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं से निकलती हैं। और जो दूसरा लेन है, एक बार विजय को मैं बोलना चाहूँगा कि दिखाएं, इस लेन से जो आम पैसेंजर की जो गाड़ियाँ होती हैं वो निकलती हैं, यहाँ पर रुकती हैं, बाकायदा उनका जो पार्किंग एरिया का जो शुल्क होता है वो वसूला जाता है, और फिर यहाँ से गाड़ियाँ आगे बढ़ जाती हैं। एक बार दिखाएं विजय, वहाँ पर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा दूर पोल पर लगा हुआ है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जो एग्जिट होती हैं, उस सीसीटीवी में वो तमाम जो गाड़ियाँ होती हैं उनका नंबर कैच होता है, वो गतिविधियाँ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तमाम जो गतिविधियाँ हैं, और हाई रिजोल्यूशन वो कैमरा है। आप खुद अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गतिविधि होती है उस कैमरे में
वो रिकॉर्ड होता है। अगर कोई संदिग्ध, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो भी कैमरे लगे होते हैं वो काफ़ी हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं बाकायदा ये टोल भी वसूला करते हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू, ये बताइए कि रुपेश जी जो इंडिगो के स्टेशन हेड थे, इसी रास्ते से जाते थे? तो वो छुट्टी टाइम इधर से ही निकलते थे। कितने बजे निकलते थे? 6 बजे के बाद लगभग। कभी लगा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा? 20 रुपये नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था हम लोग को। क्योंकि देखिए बहुत सारे कर्मचारियों से हमने बात की, उनके जो कोलीग्स हैं या सब ने तारीफ की, चाहे छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी हो, लोग बोल रहे थे कि बहुत मुस्कुरा के बात करते थे। आप थोड़ा कुछ आप भी बताइए। वो तारीफ के काबिल ही आदमी थे, वो तारीफ करने के लायक आदमी थे। वो आदमी में कोई अथी नहीं था, बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग सीनियर मानते थे उनको, सर थे हम लोग के। कभी बात हुई थी? बात तो नहीं हुई थी, वो लोग अंदर के स्टाफ है, हम लोग बाहर के स्टाफ थे। अच्छा बाबू, जिस दिन ये हत्या हुई तुमने भी सुना होगा, क्या लगा जब सुना तुमने, तो क्या फील हुआ? एक तो आश्चर्य लगा हमको इस बात का कि ऐसे कैसे हो सकता जिस है। दिन वो गए, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन तुम ड्यूटी पे थे? हाँ, हम ड्यूटी आवर में थे। कुछ उस दिन संदिग्ध लगा यहाँ से निकले कि कोई गाड़ी उनके पीछे जा रही है या कुछ परेशान दिख रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं था। वैसे ही मुस्कुराते हुए बस। तुमने सुना जब, तो क्या लगा? हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे आदमी हैं, उनके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये लगा। तो देखिए, चाहे उनका स्टाफ हो या उनका कोलीग हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई बड़ा अधिकारी हो, सबने तारीफ की है। इसके अलावा पटना के वीआईपी हों या आम कोई पैसेंजर हो, सब तारीफ कर रहे हैं कि एक निजी प्राइवेट एयरलाइन के जो अधिकारी हैं वो आगे बढ़ चढ़कर कोई भी हो उसकी मदद किया करते थे। रोजाना इसी रास्ते से वो अपने घर जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पॉइंट पर भी एक सेंसिटिव कैमरा है और हाई रिजोल्यूशन का सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ से जो रास्ता है, जो हमें पता चला है कि रुपेश को मुख्यमंत्री आवास से होते हुए जाना पसंद था, क्योंकि जो सीधे रास्ता आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिख रहा है ये राजा बाजार की तरफ जाता है और इस रास्ते में थोड़ी जाम की स्थिति होती है। तो रुपेश इसी रास्ते को पकड़ते हुए वो अपने घर जाया करते थे और तकरीबन 6 साढ़े 6 में रोज़ाना वो अपने घर के लिए निकलते थे। और 12 तारीख को भी रुपेश इसी रास्ते से अपने घर के लिए रवाना हुए। ये जो इलाका है ये काफ़ी पॉश है, क्योंकि सूबे के जो भी बड़े जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री आवास इसी इलाके में है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। सूबे की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी का भी आवास है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आवास है और पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा का आवास भी इसी इलाके में है। तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर की दूरी में ये तमाम जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनका आवास है। बाएं तरफ देखेंगे तो पटना का चिड़ियाखाना है और 2 नंबर गेट इसी इलाके में है। यानी पूरा ये जो इलाका है वो सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी तगड़ी रहा करती है। यहाँ पर लगातार पुलिस भी पेट्रोलिंग करती रहती है और इस इलाके में थोड़ी जाम आपको कम मिलेगी यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से कम होकर गुजरती हैं। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से पटना पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी लगी हुई है। और एक बार विजय को बोलना चाहूँगा कि दिखाएं कि ये राज्यपाल भवन है, यहाँ पर हमारे राज्यपाल रहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये इलाका है, जहां पर एक तरफ राज्यपाल हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं। विजय एक बार दिखाएं कि ये एक अणे मार्ग है, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर एक अणे मार्ग इस वक्त दिख रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। सुरक्षा का तगड़ा प्रबंध इस इलाके में रहता है, क्योंकि जहां पर आप सोच सकते हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री रहते हों, जहां पर राज्यपाल रहते हों, नेता प्रतिपक्ष रहते हों, कई पूर्व मुख्यमंत्री रहते हों और सूबे के तमाम मंत्री जिस इलाके में रहते हों वहां पर सुरक्षा आखिर कितना पुख्ता होगा। तो इसी रास्ते से रोजाना रुपेश जो है वो अपने घर जाया करते थे। हम ये रास्ता आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको बता दें कि अपराधी कितने दुस्साहसी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से
ट्रेंड और पेशेवर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। महज 20 से 25 सेकंड में वारदात को अंजाम दिया गया है और बैक टू बैक रुपेश को 6 गोलियां मारी गई हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राइवलरी हुई होगी और अपराधी कितने पेशेवर और कितने ट्रेंड हैं कि 20 से 25 सेकंड में किसी की हत्या कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पहले पूरा वर्कआउट किया था, पूरा होमवर्क किया था और पूरा रेकी किया था, तमाम रास्तों की रेकी उन्होंने की। उसके बाद कौन कौन से लोग होंगे जो इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि इसी रास्ते से रुपेश आगे बढ़ रहे हैं, कब कहाँ होंगे, कब उनकी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस निगाह रख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी को भी आधार बनाकर, प्रमुख आधार बनाकर पुलिस काम कर रही है और मामले में संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। और इसके साथ ही एसटीएफ की भी नियुक्ति कर दी गई है, तैनाती की गई है मामले की जांच के लिए। एफएसएल की टीम तो लगी ही हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो आला अधिकारी हैं और जिन्हें एक्सपर्ट माना जाता है इस तरह के अनुसंधान को अंजाम देने के लिए, वैसे वैसे पुलिसकर्मियों को लगाया जा रहा है। देखिए, बढ़ते बढ़ते अब हम धीरे धीरे रुपेश कुमार के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां से सभी गाड़ियां यू टर्न लेती हैं और यू टर्न लेने के बाद पुनाई चक की तरफ लोग जाते हैं। ये पुनाई चक का इलाका जो है यहीं से शुरू होता है और इस चौराहे पर अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार पटना पुलिस की 2 से 3 जिप्सियाँ हमेशा डटी रहती हैं। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है उसमें भी हर गतिविधि जो है वो अंकित होती है। तो फिर इसी रास्ते पर इस उम्मीद में कि आज घर जल्दी पहुंचेंगे और बच्चों से मुलाकात करेंगे, इसी उम्मीद में रुपेश की गाड़ी आगे बढ़ती है। पुनाई चक में हम प्रवेश कर चुके हैं और यही गली है जिसमें एकदम अंतिम छोर पर रुपेश कुमार सिंह का अपार्टमेंट था, जिसमें फ्लैट संख्या 303 में वो रहा करते थे। रोजाना की भांति 12 जनवरी को भी उनकी जो गाड़ी है इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और तकरीबन शाम के 7 से 7:15 बज रहे थे। ये काफ़ी संकरी गली है, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी को जाने में मुश्किल पेश आ रही है। उस समय अंधेरा हो चुका था, कुछ ठंड भी ज़्यादा थी, लिहाजा जो भी इलाके के जो लोग हैं वो रजाई में पड़े हुए थे, अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और धीरे धीरे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उम्मीद थी कि बच्चों के बीच पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल है और बेटी जिसकी उम्र लगभग 8 साल की रही होगी। आप सोचिए कि कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन बच्चों के साथ 2 दिन पहले ही रुपेश गोवा से छुट्टी मनाकर पटना पहुंचे थे और इसी उम्मीद में आगे गाड़ी बढ़ती जा रही है कि चलिए अब बच्चों से मुलाकात होगी। और विजय को एक बार बोलना चाहूँगा कि दिखाएं कि यही कुसुम विला अपार्टमेंट में, आप ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए, ये कुसुम विला अपार्टमेंट है, एक बार विजय दिखाएं। और जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है ठीक इसी जगह पर उनकी गाड़ी जो है वो आकर रुकती है और गेट आपको दिख रहा है, इसी गेट में चढ़ाने के लिए वो गाड़ी जो है वो खड़ी करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, बार बार हॉर्न बजाते हैं, कोई खोलने नहीं आता है क्योंकि गार्ड जो है, जो हमें पता चला है उस दिन, इस अपार्टमेंट का जो गार्ड है वो छुट्टी पर था और ड्यूटी पर उसकी जो पत्नी है वो तैनात थी। पत्नी कुछ देर बाद पहुंचती है गेट खोलने के लिए, लेकिन तब तक अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम दे चुके थे। आगे आपको दिखाएंगे ब्लैक कलर की वो MG हेक्टर गाड़ी जिसमें वारदात वाले दिन सवार थे रुपेश सिंह, और मिलाएंगे उस शख्स से जो दे रहा है सबसे बड़ी गवाही।
इसी जगह पर 12 जनवरी को उनकी गाड़ी जो है ब्लैक कलर की MG हेक्टर यहाँ पर आके रुकती है और रोजाना उनकी गाड़ी जो है वो यहीं पर रुकती थी, क्योंकि खुद हमको ये पता चला यहाँ आने के बाद कि खुद ज़्यादातर वो खुद से ही ड्राइव करना पसंद किया करते थे। जब कहीं ज़रूरत होता था तब ड्राइवर को लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो आकर रुकती है और फिर सोचते हैं कि बस अब तो घर में जाना ही है। टर्न इंडिकेटर भी उन्होंने ऑन कर दिया और उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बारी आती है, हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि जो हमें पता चला उस दिन इस जो अपार्टमेंट है ये कुसुम विला अपार्टमेंट है और इसी के फ्लैट संख्या 303 में रुपेश कुमार सिंह रहा करते थे। उनकी मां रहती थी साथ में, उनकी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे। बात ये पता चली कि अपार्टमेंट के जो गार्ड थे उस दिन छुट्टी पर थे, उनको कुछ निजी काम था, इस वजह से वो छुट्टी पर चले गए थे। उनकी पत्नी यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थी। इस अपार्टमेंट में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कोई भी CCTV कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। गली में हमें जो पता चला है उसके अनुसार 2 CCTV कैमरे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। आप इस अपार्टमेंट के गार्ड हैं, आइए ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, आपकी पत्नी क्या बताई? उस दिन सर हम तो नहीं थे सर, हम तो चले, हमारे एक मित्र थे तो उनकी माँ है जो एक्सपायर कर गए थे, इसमें हम सर यहाँ से सुबह 9 बजे चल गए थे दाह संस्कार में। फिर हम शाम में 7:30 बजे आए सर, तो देखे कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम मालूम चला कि ऐसी घटना यहाँ पर हो चुकी है। क्या पत्नी क्या बताई आपको, क्योंकि आपकी पत्नी से उस दिन मैंने खुद बात की थी। हाँ, जहाँ उनको बुलवाइए। और देखिए, ये आपका क्या नाम हुआ गार्ड साहब? मनोज लाल। आप आइए, थोड़ा हमसे बात कर लीजिए। ये बताइए आप कितने दिनों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? हमको 2.5-3 साल हो गया सर यहाँ रहते हुए। तो रुपेश जी यही देखिए, ये जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है रुपेश कुमार सिंह जी का, और गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसके पहले स्कॉर्पियो उन्होंने रखी थी MG हेक्टर से पहले, उसके पहले इको स्पोर्ट गाड़ी थी, यानी गाड़ियों के काफ़ी शौकीन थे। रोजाना तकरीबन कितने बजे निकलते थे? सर यहाँ 9 बजे के बाद वो निकल जाते हैं, 9:30, 10, 10:30, 9 बजे के बाद कहीं भी वो निकल जाते थे सर। और शाम में 7 बजे के बाद वो कहीं भी इन कर जाते थे। इन कर जाते थे। जी। बहुत सारे लोग भी क्योंकि बहुत लोकप्रिय थे, लोग मिलने आते थे कि नहीं? सर यहाँ पर कोई मिलने जुलने नहीं आते थे सर, बस वो अपने अकेले यहाँ से चला के जाना है, फिर अकेले चला के आना है सर। ठीक है, चलिए हम आगे भी बात करेंगे आपसे। अपनी पत्नी को थोड़ा आप बुलाइए। तो यहीं पर रोजाना उनकी गाड़ी पार्क होती थी, और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी परिवार से प्रेम करने वाले, अपने बच्चों से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, माँ का ख्याल रखते थे। यहाँ पर ऑफिस के बाद तकरीबन 7, 7:30 में रोज़ाना वो आ जाते थे। ये हैं रेणु देवी। हम उस दिन भी आपसे हमने बात की थी। क्या हुआ रेणु जी उस दिन, थोड़ा आप बताइए, कुछ याद जो हो। उस दिन सर हम लोग घर में थे, वो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, टीवी चालू किए हुए थे, तीनों बच्चा को लेके घर में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। कुछ देर के बाद हवा आती, हॉर्न आया, गाड़ी के हॉर्न बजा, तो छोटकी बच्ची को भेजे कि गाड़ी जाके आती गेट खोल आवो। तो गेट खोलने आई तो छोटी बच्ची देखी कि शीशा फूटा हुआ है, सब बेहोश थे। तो वो मेरे को बुलाई, तो जब हम आए तो हम यहाँ से देखे कि सही में शीशा फूटा हुआ है, सर बेहोश थे। तो मैडम को भेजने गई, बच्ची के भेजे मैडम के पास कि जाओ मैडम को बुला के लिया वो। जब मैडम आई तो फिर रोवा कानी होने लगा, पब्लिक जुटना शुरू हो गया। बस सर इसी अब कुछ ना। कैसे उनको ले जाया गया यहाँ से? सर पब्लिक जुटा तो पब्लिक लोग ले गए, हम लोग रोने काने में लगे हुए थे, मैडम के साथ ही रहे थे, और कुछ नहीं जानते हैं सर। क्या कुछ याद की, कुछ बताइए कि कभी आप लोगों का क्या मदद किए, कैसे बात करते? नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छा इंसान से सर, क्या कहें, बहुत अच्छा इंसान सबसे, गरीब लोग के बहुत मदद करते थे सर, इंसान बहुत अच्छा आदमी थे सर। देखिए, तो कहीं से भी बात यही निकल कर आ रही है और लोग बिल्कुल शौक में हैं, आश्चर्यचकित हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सबकी मदद करता है और बिना भेदभाव किए कि कौन VIP है और कौन आम आदमी है, सबकी वो मदद करता है, और उसके साथ आखिर किसी की क्या अदावत हो सकती है? आखिर उससे इतनी बड़ी क्यों दुश्मनी किसी की हो जाती है कि वो ताबड़तोड़ 6 गोलियां उस पर बरसा देता है और रुपेश कुमार सिंह की वो जान ले लेता है? आपको बता दें कि कोरोना में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर रुपेश कुमार सिंह ने अपने इलाके के लोगों की मदद की थी, राशन पहुंचवाया था लोगों के बीच, या बाढ़ राहत की भी बात करें तो वहां पर खुद वो लोगों की मदद करते थे। और उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। इसी अपार्टमेंट के, इसी इलाके के कुछ पड़ोसी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
बाबू कहाँ रहते हो तुम? जी बगल वाले घर में। रुपेश जी से कभी बात वगैरह हुई थी? नहीं, बस अंकल आते थे, टाइमिंग तो यही था, हम लोग नीचे खेलते थे तो वो आके अपना कार पार्क करते थे। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे डेली खेलते भी थे? तो उस दिन क्या आप लोग 2 दिन से हम लोग मैच बंद किए हुए थे, पड़ोस का ही खिड़की फूट गया था तो हम लोग छोड़ दिए थे मैच खेलना। तो बस 2 दिन से कुछ उस दिन सुना? बस घर पे आवाज आए तब तक तो हो चुका था। आप लोग भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, बात कभी हुई थी रुपेश जी से? हाँ होती थी। क्या क्या बात? वो बहुत ही मतलब ऐसे ही फ्रेंडली, मतलब साथ में क्या हाल चाल है बाबू, ऐसे ही मतलब रहते थे साथ में, तो बात विचार के से ठीक थे। रोजाना उनके साथ मिलना जुलना होता था, साथ में बैठते होंगे, कभी बातें होती होंगी, और कितने डरे सहमे लोग हैं। जाहिर सी बात है कि सुशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है, और अब इसमें पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार फिर से, जैसे ये लोग सारे जो लोग डरे सहमे हुए हैं, एक मन में भय व्याप्त हो गया है, एक बार फिर पुलिस अपनी कार्यशैली को सुधारे और फिर से जनता के मन में भरोसा कायम करे। हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस फ्लैट में रुपेश कुमार सिंह रहते थे और किस तरीके से उनकी दिनचर्या होती थी। जो फ्लैट के जो इनके पड़ोसी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुसुम विला अपार्टमेंट है, और एक बार विजय को कहना चाहेंगे कि दिखाएं कि किस फ्लैट में रुपेश कुमार सिंह रहते थे। ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो फ्लैट दिख रहा है, यही 303, इसी फ्लैट में रुपेश कुमार सिंह रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ। हंसी खुशी ज़िंदगी यहाँ पर वो गुजार रहे थे, और जो पड़ोसी उनके हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। इस अपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन इसमें 18 फ्लैट्स हैं, और 15 फ्लैट्स में जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। सभी के बीच जो भी इसमें जो फ्लैट वाले जो लोग हैं, जो भी पड़ोसी हैं, सभी में आत्मीय संबंध है, एक परिवार की तरह सभी लोग रहते हैं। और इस फ्लैट के तमाम लोगों की बात करें, जितने भी फ्लैट के लोग हैं, सभी को शौक लगा है कि इतनी बड़ी वारदात आखिर हो कैसे गई। एक पड़ोसी हैं इनके, उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बोलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिनके साथ पिछले 10-12 साल से रह रहे थे, 6-7 साल से। अगर उनके साथ इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बोलने की स्थिति में तो कोई नहीं होगा। कुछ यादें बताइए, कब आए, कैसे आप लोगों के साथ उनका संबंध था, क्या कुछ मिस कर रहे हैं? हम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। भाई मेरा खो गया। हम लोग एकदम फैमिली की तरह थे, बहुत हेल्पफुल थे वो। और इस अपार्टमेंट में उनसे अच्छा आदमी नहीं हो सकता। आज हम लोगों को काफ़ी भय लग रहा है, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कब इस फ्लैट में वो आए थे, आप कब आए थे? ये जो बिल्डिंग है कुसुम विला, ये कितना पुराना है? हम 2015 में आए थे, वो हमसे 3 साल पहले आए थे। वो हमसे साल भर पहले 2014 में आए थे। विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा। अगर लगता है कि अभी कोई बोल दे कि सब झूठ है, बेकार है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब जो पत्नी थी उस दिन घर में थी, छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, बच्चे तो 10 मिनट पहले इसी कॉरिडोर में खेल रहे थे। मात्र 10 मिनट पहले सभी को अंदर किए। इसके बाद ऐसा जब पता चला तो क्या हुआ? वाइफ की स्थिति? हाँ, वाइफ की स्थिति ऐसे में क्या रहेगी, आप तो समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वो तो बदहवा से अभी भी बेचारी, जिसका दुनिया ही उजड़ गया, उसके लिए क्या है। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, आपकी संवेदना को समझ सकते हैं कि जिसके साथ भाई वाला संबंध था, जिसके साथ इतना आत्मीय संबंध था, और उसके साथ अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर तो जो अच्छे पड़ोसी हैं उन्हें तो लगेगा कि कोई बीच का चला गया। आप मैम इसी फ्लैट में आप भी रहती हैं? नहीं, काम करते हैं। हम काम करके जा रहे थे तो बउआ सब खेल रहा था। और क्या अभी आप ही काम करते हैं? नहीं, वो दूसरी काम करते हैं। दीदी बोलबो कि पिठा खा के जाइएगा, तो नीचे उतरे तो 2-3 आदमी गाड़ी लगा के खड़ा था, लड़का लोग। तो पूछा कि आंटी कै तल्ला पर से आप आ रही हैं काम करके? तो हम बोले कि 3 तल्ला है, ये है 3 तल्ला पर से आ रहे हैं। तो फ्लैट नंबर कितना है?
तो हम बोले कि हमको नहीं पता है, काम तो करते हैं बाकी नहीं पता है। से एक बार पता लगा कि आए क्या, तो कि नहीं छोड़ दीजिए, मेरा दोस्त रहता है, हम दोस्त से बात करते हैं, बस हम फिर चल गए। ये फ्लैट संख्या 303 है। ये वही फ्लैट है जिसमें इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह अपनी पत्नी, अपनी मां और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करते थे। इसी फ्लैट से 12 जनवरी को वो तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच इस फ्लैट से निकलते हैं, क्योंकि अमूमन रोजाना इसी समय वो अपने ऑफिस के लिए यहाँ से निकलते थे। पटना एयरपोर्ट जाना होता था। उस दिन भी यानी 12 जनवरी को भी सुबह में वो इसी फ्लैट से निकले। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के पास पहुँचे और फिर इस लिफ्ट में सवार होकर वो नीचे उतरते हैं। कहीं से भी अंदेशा उस दिन नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले ही गोवा से छुट्टियां मनाकर पहुंचे थे। एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नई ऊर्जे के साथ वो पहुंचे थे और फिर अपने काम पर वो जिस तरीके से रोजाना जाते थे उसी तरीके से वो इसी लिफ्ट में सवार होते हैं और फिर ग्राउंड फ्लोर पर वो उतरते हैं। सपने में भी अंदेशा नहीं था, ना रुपेश कुमार सिंह को इस बात का पता था, ना उनकी पत्नी को पता था, ना बच्चों को पता था कि आज रुपेश सिंह तो कार्यालय जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन अंतिम बार वो अपने कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि शाम में उनके साथ क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। और इसी रास्ते से गाड़ी बढ़ती है और फिर वो चले जाते हैं एयरपोर्ट, अपने कार्यालय में काम करते हैं और जब शाम में वापस आते हैं इस जगह पर, तो फिर इसी जगह पर अपराधी उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि सुशासन पर फिर से सवाल उठने लगा है। ये वही ब्लैक कलर की MG हेक्टर गाड़ी है जिसमें रुपेश कुमार सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। 15 नवंबर 2020 को रुपेश ने इस गाड़ी को खरीदा था और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन रुपेश कुमार सिंह का जन्मदिन था और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे हमें ये पता चला है कि MG हेक्टर गाड़ी उन्हें काफ़ी पसंद थी और ख़ास तौर पर ब्लैक गाड़ी उन्हें काफ़ी पसंद थी। ये उनका बर्थडे गिफ्ट था। कभी भी सपने में भी रुपेश ने नहीं सोचा होगा कि जो बर्थडे गिफ्ट उन्होंने खुद के लिए गिफ्ट किया है उसी में उनकी मौत होगी, उसी में जो अपराधी हैं उन्हें मौत की नींद सुलाएंगे। इसी गाड़ी से शाम 6:30 के करीब रुपेश कुमार सिंह पटना एयरपोर्ट से रोजाना की भांति अपने घर के लिए रवाना होते हैं इस गाड़ी में बैठकर। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन उनका ड्राइवर उनके साथ नहीं था, क्योंकि 2 दिन पहले ही गोवा से छुट्टी मनाकर रुपेश सिंह पटना पहुंचे थे। पूरे परिवार के साथ गोवा पहुंचे हुए थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने पिक्स भी जब गोवा पहुंचे थे तो उसका उन्होंने अपलोड किया था। इसी गाड़ी में पटना एयरपोर्ट की पार्किंग से वो सवार होते हैं और महज पटना एयरपोर्ट से उनके घर की दूरी 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी में तकरीबन 4 पुलिस चेक पोस्ट हैं जहां पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और इस गाड़ी से सवार होकर वो निकलते हैं, लेकिन सपने में भी उन्हें ये अंदेशा नहीं था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मौत इसी गाड़ी में होगी। BR01EY 9090 इसी गाड़ी का अपराधियों ने पीछा किया। फिर वो अपने गली में पहुंचते हैं और जैसे ही इस गाड़ी को वो पार्क करने के लिए अपने अपार्टमेंट के नीचे इस गाड़ी का उन्होंने टर्न इंडिकेटर भी जला दिया था और जैसे ही ये गाड़ी अब अपार्टमेंट के तरफ घुसने वाली थी, उसके गेट में जाने वाली थी, तब तक अपराधी आते हैं और यहीं पर आके ताबड़तोड़ एक के बाद एक 6 गोलियां उन पर बरसाते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से खून के जो धब्बे हैं वो भी इस गाड़ी पर लगे हुए हैं और 6 गोलियां मारने के बाद आप सोचिए कि किस तरीके से अपराधियों ने वर्कआउट किया था। पूरे घटना को अंजाम देने से पहले उन्होंने पूरा रूटीन वर्क किया था कि गली कहां पर बंद होती है, कितने लोग वारदात को अंजाम देंगे और कितने
देर में वहां से भागना है। आप जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार 20 से 25 सेकंड में पूरे घटनाक्रम को अपराधियों ने अंजाम दे दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना अत्याधुनिक हथियार उनके पास मौजूद था और कितने शातिर अपराधी हैं और कितने पेशेवर अपराधी हैं, क्योंकि किसी नौसिखिए के लिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना आसान काम नहीं है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस वारदात को किसी बहुत ही बड़े शातिर ने अंजाम दिया है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी का जो शीशा है वो टूटा हुआ है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि शीशा इतना, इन गाड़ियों का शीशा इतना मजबूत होता है कि अगर गोली इस पर लगती है तो वो गोली सिर्फ छेद के जाएगी, पूरा शीशा टूटेगा नहीं। तो शीशा को भी तोड़ा गया है। जो एक्सपर्ट जो हैं ऑटोमोबाइल के वो हमें बता रहे हैं, और उसके बाद एक करके 6 गोलियां मारी जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने शातिर अपराधी हैं। मोहल्ले में किसी को नहीं पता चलता है। रुपेश सिंह इसी गाड़ी में, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने हमें वहां पर बताया कि इसी गाड़ी में वो बेहोश पड़े हुए थे। फिर उनकी पत्नी को पता चलता है, पत्नी बदहवास हो जाती है, बच्चों को पता चलता है। उसके बाद जो भी पड़ोसी हैं उन तक बात पहुंचती है और आनन फानन में पटना के पारस अस्पताल में उन्हें ले जाया जाता है। लेकिन तब तक शायद रुपेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इस साल की सबसे बड़ी चुनौती जो है अपराधियों ने पटना पुलिस को दी है, वो भी तब जब लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा पर समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार पुलिस हेडक्वार्टर जा रहे हैं, वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और तब इस तरह से वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने खुलेआम पटना पुलिस को चुनौती दी।